जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ आपका बिहार स्पेशल यानी कि बिहार का एक परिचय से मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ गया हूँ जो कि आपका इम्तियाज अहमद या रजनीश कुमार के द्वारा ये बुक लिखा गया है ना। बिल्कुल बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये बिल्कुल नए पैटर्न पर है। तो चलिए हम आज इसमें आपको टॉपिक लेकर आए हैं, उसको दिखाते हैं। तो देखिए ये टॉपिक का नाम हो गया दोस्तों मौर्य साम्राज्य। तो इसमें हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं आज मौर्य साम्राज्य से रिलेट, ठीक है। टॉपिक वाइज हम करा रहे हैं। यदि वीडियो इसके पिछले जितना भी है नहीं देखे हैं उसको जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, याद रखिएगा। आगे है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो ये चाणक्य के द्वारा, है ना, विष्णुगुप्त के द्वारा प्राप्त की थी, याद रखना है आपको, ठीक है। तीसरा हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 320 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो ये आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। अगला है कि मेगास्थनीज पाटलिपुत्र का आगमन हुआ था तो कब हुआ था दोस्तों? तो मेगास्थनीज का पटना में वो कब आए थे? तो ये 315 ईसा पूर्व में आए थे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाले शासक का कौन था? तो कौन था? सेलुकस निकेटर का नाम सुने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार शासक के शासनकाल के समय मगध का पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था तो ये कब किस शासक वंश, उस समय किनका शासन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तो कौन था? तो चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य का भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण। अगला है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह है तो कौन सा है? तो इंडिका, इंडिका बुक है। अगला क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया गया? तो किनका जी? तो मौर्य वंश आया, नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन चालू हो गया, ठीक है। ये बीपीएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम था दोस्तों इंडिका। कौन था? इंडिका। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य को कहा जाता है, कौटिल्य को कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है, ठीक है, विष्णुगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। मतलब चाणक्य, कौटिल्य का ही चाणक्य और विष्णुगुप्त नाम है, याद रखना है, ठीक है। तो 14 हो गया। आप देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री ने वृतांत में मिलता है? किस विदेशी यात्री के वृतांत से मिलता है? तो ये आपका मेगास्थनीज का नाम सुने, उसी के वृतांत से मिलता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना तो कौन बना? तो बिंदुसार ने बना था। अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलस्वत्स रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिंदुसार हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। तो पिंगलवत्स जो है ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी, वह महान राजा बनेगा। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है तो ये आपका शिलालेख 13 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो आपका मोगली पुत्र तिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 251 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो आपका अशोक ने विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में
हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग के युद्ध। 24 हो गया। आप देखते हैं 25 नंबर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। बोला है कि अशोक का धम्म था, अशोक का धम्म क्या था? तो ये नैतिक आचार संहिता। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो ये आपका बोध गया की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज अभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें वर्ष में की थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ के लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण से हुई है। अगला क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो रुमिनदेई नहीं है। अगला क्वेश्चन है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें से एक प्राची या प्रांची प्रांत जो है पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, जो कौन थी? तो पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किस चीज से बना था? तो लकड़ी से बना था, याद रखना है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो कहाँ पे स्थित था? तो कुम्भहार यानी पटना में है। कुम्भहार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा एरियन। चलिए 34 हो गया। आप देखते हैं 35 नंबर। ये देखिए तो ये अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फाहियान। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने गाया के निकट दरबार पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने करवाया था। ये 4 गुफाएं थे, सुदामा, विश्व के झोपड़ी, चोपड़ा तथा आपका कर्ण। अगला क्वेश्चन है गाया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? तो दशरथ ने करवाया था। तो दशरथ जो था अशोक का पुत्र था, इसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें से गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है, तो कहाँ जी? तो दीदारगंज पटना में। ये इसमें स्त्री रत्न नाम से भी दिया गया है, ठीक है, इसका स्त्री रत्न भी नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आपका लोहानीपुर पटना। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के नगर का निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, तो किसने किया है? मेगस्थनीज ने किया है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजधानी बनाया था। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपका पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो ये बिंदुसार ने भेजा था। 43 हो गया। आप देखते हैं 44 नंबर क्या है। ये देखिए ये 44 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो ये आपका
स्ट्रैबो ने किया था। अगला है कि यूनान दूत डिमाल्किस का आगमन मगध के किस शासन काल में, किस शासक के दरबार में हुआ था? तो ये बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिससे अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया, तो ये आपका है ब्राह्मो भ्राम्बो भाब्रू स्तंभ। कौन सा नाम था? भाब्रू स्तंभ। ये 39वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है, पीटी एग्जाम में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आजीविकों ने किया। ये भी आपका 40वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका पाटलिपुत्र थी। आगे क्वेश्चन है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों को 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका था? तो किसका है जी? तो मेगास्थनीज का था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका यह केंद्रीकृत है, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, ये भी सही है। उसने विदेशों के संबंध स्थापित किए, ये भी सही है। उसने प्रजा हित के कल्याण के लिए उपाय किए, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताया कि देव नाम पिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? तो आपका अशोक ने किया है। 52 हो गया। अब देखते हैं 53 नंबर। ये देखिए, ये क्वेश्चन बताया गया है कि आपका धम्म महामत का कार्य क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा धम्म नीति क्रियान्वयन, ये भी है सही। लोगों के बीच दान वितरण, ये भी सही है। जन कल्याण के उपाय, ये सब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन प्रशासन के में राजुक का कार्य थे, क्या कार्य थे? तो न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व विभाग, ये सब हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौटिल्य का नाम आता है, पाणिनि का नाम आता है, पारस्वर्ष का आता है, यानी सभी का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है, तो कौन सा सुंदर उदाहरण है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, ये भी सही है। दीदारगंज की यक्षी, ये भी सही है। और आपका ये बराबर की गुफाएं, ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है, तो धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो द्वितीय अभिलेख से स्तंभों से मिलती है, 7वें शिलालेख से मिलती है, 12 शिलालेख से भी मिलती है, यानी उपयुक्त में से सभी। आगे है कि अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्मादान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो 9वें शिलालेख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो इसका आर्थिक संकट कोई कारण नहीं था, विदेशी आक्रमण तो था, आयोग शासक भी था, प्रांतीय विद्रोह भी था, यानी आंसर हो जाएगा आर्थिक संकट नहीं था। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है मौर्योत्तर बिहार, ये अगले टॉपिक में लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छी तरह से एक बार 2 बार देखें ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना।